सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। संसद के शीतकालीन सत्र में बीते कई दिनों से कई मुद्दों पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसने संसद में बनाए गए नियम कानून को ना मानने वाले सांसदों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वहीं एक मुद्दा बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी उठाया था, जिस पर सियासत आज गर्म रही है। दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइन पर एक्शन का दौर जारी है। इस बार डीजीसीए ने इंडिगो पर सख्ती दिखाई है, जबकि यूपी सहित 6 राज्यों में एसआईआर की तारीख भी बढ़ा दी गई है। न्यूज 360 में कई और भी बड़ी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। जी हां, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई है और वो बातचीत बहुत सार्थक और अच्छी रही। ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की है। तो देखिए, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो ये बातचीत हुई है टेलीफोन के जरिए, वो बहुत ही सार्थक हुई है। भारत अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रहेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। जो बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है, इसकी जो ट्वीट है वो भी प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा किया है। तो चलिए बढ़ते अपनी पहली खबर पर। देखिए, सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में एक बड़ा मुद्दा उठा दिया ई सिगरेट को लेकर। क्या है वो मुद्दा, चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। जहां धूम्रपान निषेध है, वहां ई सिगरेट किसने जलाई? सदन की पटल से गूंजता बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये आरोप शीतकालीन सत्र में गुरुवार को बड़ी सनसनी बन गया। अनुराग ठाकुर ने बिना किसी का नाम लिए टीएमसी के किसी सांसद पर संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन न करने का ऐसा गंभीर आरोप लगाया, जो संसद के ऐसे नियमों का उल्लंघन कर रहा है जिसे 2019 में ही बैन कर दिया गया था। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। अनुराग ठाकुर का ये बयान महज एक आरोप नहीं था, बल्कि एक ऐसा गंभीर मुद्दा उठाने वाला था जिसमें अगर तनिक भी हकीकत है तो ये न सिर्फ संसद की कार्यवाही के दौरान नियमों के उल्लंघन करता है, बल्कि सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाता है। लिहाजा अनुराग ठाकुर के आरोप सामने आते ही सदन की निगाहें स्पीकर ओम बिरला की ओर मुड़ी और इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने जो कहा वो आप खुद सुनिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके नो आप माननीय मंत्री जी। बकौल स्पीकर ओम बिरला अभी तक उनके संज्ञान में कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा मामला सामने आता है या उन्हें कोई प्रमाण मिलता है तो नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ई सिगरेट को लेकर ये मुद्दा सदन में उठा ही क्यों? इसके पीछे का कारण ये है कि भारत में ई सिगरेट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब ये क्यों है, ये समझते हैं। भारत सरकार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि ये उपकरण तेजी से युवाओं, खासकर स्कूली बच्चों के बीच लोकप्रिय हो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत भारत में ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इस कानून के अनुसार ई सिगरेट का निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण, वेपिंग, लिक्विड का भंडारण, विज्ञापन या प्रचार सब अवैध है। अब जाहिर है जो ई सिगरेट पूरे भारत में बैन है, अगर उसका इस्तेमाल संसद में होगा तो ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनना तय है और इसी को लेकर अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई है।
लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कुछ सांसद ई सिगरेट पीते हैं सदन में, जबकि ई सिगरेट भारत में बैन है। क्या आप इस पर कहेंगे? हम क्यों कहेंगे? ये देखना जिसका काम है वो देखेंगे। देखिए, सांसद जी अनुराग जी देख के ही तो बोला, तो उसका बाद सबूत तो है, यहाँ अंदर में सीसीटीवी है, पता लेना चाहिए कौन है, कौन पार्टी का है। ये बड़ा बात नहीं, जो किया गौरहित काम किया, इनका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए, कोई भविष्य में ऐसा काम ना करे। 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान तब किया था जब युवाओं के बीच ये गलतफहमी फैलाई जा रही थी कि ई सिगरेट हानिकारक नहीं है, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक ये साधारण सिगरेट जितना ही हानिकारक है। साथ ही इससे एक और खतरा ये भी पैदा हुआ कि ई सिगरेट के जरिए कुछ युवा घातक ड्रग्स तक का सेवन करने लगे थे, लिहाजा इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था। अब ये ई सिगरेट क्या है, आपको समझाते हैं। ई सिगरेट एक बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये निकोटीन युक्त तरल को गर्म कर भाप में बदलता है और इसे इस्तेमाल करने वाले लोग सांस के जरिए भाप को अंदर लेते हैं। दरअसल ये मुद्दा इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि भारत में धूम्रपान के एडिक्ट लोगों को इसे छोड़ने के लिए सरकार कई तरह से जागरूक करती है, क्योंकि इससे हर साल लाखों मौतें हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका सेवन करते ही रहते हैं। आपको एक आंकड़ा भी बताते हैं। जानकारी के मुताबिक धूम्रपान या तंबाकू से हर साल करीब 13,50,000 भारतीयों की मौत हो जाती है। हर 10 में से एक भारतीय की तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण असमय मौत हो जाती है, लेकिन व्यापक जागरूकता के बावजूद धूम्रपान छोड़ने की दर बहुत कम है। दावों के मुताबिक भारत में तंबाकू से संबंधित बीमारियों पर हर साल करीब 1,77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है। भारत में वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और संसद भवन भी इसी श्रेणी में आता है। सांसदों, स्टाफ और किसी भी व्यक्ति के लिए संसद परिसर में धूम्रपान करना पूरी तरह वर्जित है। 2015 में संसद के अंदर मौजूद स्मोकिंग रूम भी बंद कर दिया गया था, जिस पर भी काफी विवाद हुआ था। कई सांसदों ने तत्कालीन अध्यक्ष से इसका विरोध भी किया था। लिहाजा जिस संसद ने धूम्रपान बैन किया था, उसी संसद में कौन सा ऐसा नेता इस नियम को तोड़कर धूम्रपान कर रहा था, ये अभी भी बड़ा सवाल है। अगली खबर, संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह के तीखे पलटवार की है। दरअसल विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत इंडिया महागठबंधन ने मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के महाभियोग प्रस्ताव सौंपा था, जिसे लेकर अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। देश की राजनीति में बहस, टकराव और जवाबदेही का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र का समापन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को सदन में चुनाव सुधार पर मंथन हो रहा था। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसे ही चर्चा आगे बढ़ी, वैसे ही माहौल अचानक बदल गया। दरअसल विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत इंडिया महागठबंधन के मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर ऐसा करारा प्रहार किया कि सदन की दीवारें भी गूंज उठी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को भी आड़े हाथों लिया। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि यहाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे।
दरअसल मंगलवार को विपक्षी इंडिया महागठबंधन के 107 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव सौंपा था। इस महाभियोग प्रस्ताव में कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, CPI, CPM और शिवसेना उद्धव ठाकरे सहित कई प्रमुख दलों के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। अब आखिर महाभियोग होता क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप पूरे राजनीतिक विवाद की वजह क्या है वो भी जानिए। पिछले हफ्ते उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपन्नकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 6ठी शताब्दी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के प्रशासन को एक निर्देश दिया। यह निर्देश था कि 13वीं शताब्दी के सिकंदर बादशाह दरगाह के पास एक स्तंभ पर दीपक जलाने की परंपरा को फिर से शुरू किया जाए। जब राज्य सरकार ने विरोध किया और मंदिर प्रबंधन ने पालन नहीं किया तो जज ने अवमानना का आदेश भी जारी किया। ये मामला तब और बढ़ गया जब अदालत ने एक हिंदुत्व समूह को इस रस्म को निभाने की अनुमति दी और यहां तक कि उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा भी मुहैया कराने का निर्देश दिया, जिसे पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए रोक दिया। इसके बाद ये मुद्दा सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पिछले हफ्ते लोकसभा में भी बवाल मच गया था। अब आखिर इस महाभियोग के मायने क्या है, इसको समझते हैं। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। यह प्रस्ताव संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार साबित होने पर लाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में इसका जिक्र है। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए करीब 100 सांसदों के हस्ताक्षर और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। लेकिन अगर लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है जो आरोपों की जांच करती है। 3 सदस्यों की समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक अध्यक्ष द्वारा चुने गए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव अगर दोनों सदनों में पेश किया जाता है तो दोनों स्पीकर मिलकर एक संयुक्त जांच कमेटी का गठन करते हैं। पूरी तफ्तीश के बाद समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देती है, इसे बाद में सदन में पेश किया जाता है। अगर जांच में पदाधिकारी दोषी पाया जाता है तो सदन में वोटिंग करवाई जाती है। प्रस्ताव पास करने के लिए वोट देने वाले सांसदों में से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हो जाता है तो फाइनल मुहर लगाने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। क्योंकि जज को पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में है। हालांकि भारत में अभी तक किसी जज को महाभियोग प्रस्ताव के जरिए नहीं हटाया गया है, क्योंकि अभी तक किसी भी महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। विपक्ष के इस रवैये को लेकर जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बोलना शुरू किया तो विपक्ष की रणनीति की पोल एक एक कर खुलती चली गई। अमित शाह ने न सिर्फ इस महाभियोग प्रस्ताव को अवसरवादी राजनीति का उदाहरण बताया, बल्कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पर भी सीधा प्रहार किया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि जिन लोगों ने हिंदुत्व की राजनीति करने का दावा किया वे आज उन्हीं ताकतों के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं जो न्यायपालिका का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अमित शाह का स्वर सख्त था, संदेश बिल्कुल साफ था कि न्यायपालिका को राजनीतिक खेल का मोहरा बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों को रिफंड और ट्रैवल वाउचर देने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने उड़ानों में देरी को लेकर नए नियम लागू किए हैं। देखिए रिपोर्ट। खुले आसमानों में उड़ने वाली इंडिगो फ्लाइट में लगातार आ रही गड़बड़ियों के कारण जिन यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा वो अब थमता हुआ दिख रहा है। इंडिगो की उड़ानों में मची अफरा तफरी ने पूरा एविएशन सेक्टर को ही हिलाकर रख दिया था। लिहाजा केंद्र सरकार ने एक के बाद एक कई एक्शन लिए और अब इन सब के बीच पहली बार DGCA भी एक्शन मोड में आया। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो इसके लिए DGCA ने तकनीकी खामियों की निगरानी का पूरा ढांचा बदल दिया है और 12 पेज के नए आदेश जारी किया है। DGCA के नए आदेश के तहत 15 मिनट की देरी होने पर अब तत्काल जांच की जाएगी।
इन नियमों का उद्देश्य एयरलाइंस की जवाबदेही तय करना और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना है। जारी किए गए नए ऑर्डर में देश भर के एयरपोर्ट्स पर निरीक्षण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। नए नियमों के तहत उड़ानों के संचालन में कई बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब इंस्पेक्शन टीमें एयरपोर्ट पहुंचते ही कम से कम 1 घंटे का ऑन स्पॉट चेक करेंगी और किसी भी कमी पर तुरंत सुधार का आदेश भी दे सकेंगी। ये कदम हवाई यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इसके अलावा DGCA के नए आदेश के मुताबिक अब एयरपोर्ट इंस्पेक्शन टीम को इस आदेश को मानने होंगे। अब एक नजर DGCA के नए आदेश पर भी डालते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही कम से कम 1 घंटे का ऑन स्पॉट चेक करना होगा। रूटीन निरीक्षण के साथ अचानक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और मौके पर मिली कमियों पर तुरंत सुधार का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर सुधार की रिपोर्ट को पेश करने का भी आदेश दिया गया है। 48 घंटे में पूरी निरीक्षण रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। DGCA ने ये सख्ती इसलिए दिखाई है क्योंकि अब तक डिफेक्ट रिपोर्टिंग व्यवस्था कमजोर थी। अभी तक 15 मिनट की देरी की जांच जैसी व्यवस्था नहीं थी और रिपीट डिफेक्ट की परिभाषा भी नहीं थी। अब एक नजर इसे भी तफसील से समझते हैं कि आखिर नए नियमों के तहत एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान यात्रियों की व्यवस्था को देखते हुए क्या क्या चेक किए जाएंगे। टीम पायलट, इंजीनियर और ATC स्टाफ के लाइसेंस, ट्रेनिंग और ड्यूटी रोस्टर की जांच की जाएगी। इसमें शामिल होंगे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, रैंप ऑपरेशन, बैगेज हैंडलिंग। इसके अलावा फ्यूलिंग, उपकरणों की उपलब्धता और ग्राउंड स्टाफ की तैनाती। नियमों के अनुसार स्टाफ की उपस्थिति पर्याप्त है या नहीं, इसका भी निरीक्षण किया जाएगा। इसमें टीम यात्रियों की सुविधा से जुड़ी हर चीज चेक करेगी, जैसे कतारों की स्थिति, फ्लाइट डिले कैंसिलेशन अपडेट, पानी और शौचालय की सुविधा, हेल्प डेस्क और शिकायत निवारण सिस्टम। दरअसल DGCA ने पहली बार इतने कड़े नियम लागू किए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। DGCA का मानना है कि डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम पहले काफी कमजोर था, जिसके बाद नई व्यवस्था से जवाबदेही बढ़ेगी और विमानन कंपनियों पर तकनीकी निगरानी और कड़ाई से लागू होगी। लगातार उड़ानों में देरी को देखते हुए कई फ्लाइट्स के रद्द होने के कारण इतने कड़े कदम उठाए गए और सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम कदम उठाने के कारण बने। इंडिगो क्राइसिस के चलते बड़े स्तर पर यात्रियों की परेशानी हो रही थी। इसके अलावा DGCA के नियमानुसार इंडिगो ने 3, 4 और 5 दिसंबर को बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने की वजह से यात्रियों को राहत देते हुए उनके पैसे रिफंड करने और 5 से 10 हजार रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। अब एक नजर विमान की निगरानी से जुड़े नए नियमों और किन खामियों को मेजर डिफेक्ट माना जाए उस पर भी डालते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर फेलियर, इंजन शटडाउन और कंट्रोल सिस्टम फेलियर की तुरंत रिपोर्टिंग अनिवार्य है। DGCA ने जांच के लिए डिफेक्टेड पार्ट और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दे सकेगा। एयरलाइंस को अपने ऑपरेशन की हर महीने और तिमाही फ्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट देगी। विमान में मेजर डिफेक्ट से जुड़े पार्ट्स कम से कम 2 सप्ताह तक सुरक्षित रखने होंगे। फ्लाइट में उड़ान के दौरान आग लगना, शटडाउन या बाहरी नुकसान, लैंडिंग गियर का न खुलना या बंद न होना, दरवाजों का लॉक फेल होना, आग का चेतावनी संकेत, भले वह फॉल्स अलार्म भी क्यों न हो, रूट बदलना या इमरजेंसी लैंडिंग कराना। देखिए, हम लोग स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए आए हुए यहाँ पे मिनिस्ट्री के कहने से, और काफी हद तक अभी नॉर्मलाइज हो गए इंडिया पे जो सिचुएशन हुए थे। अभी जो फिलहाल आज के डेट में कैंसिलेशन 5 है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। 16 तारीख को पूरा नॉर्मल हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए, किसी भी काउंटर पे कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर घुस यहाँ पे तो हमने काउंटर खोला हुआ है, इंडिगो ने 2 काउंटर खोल के रखा हुआ है। अगर यहाँ से हुआ तो मैं यहाँ बताऊंगा, यहाँ से आके कर ले अगर कोई कैंसिलेशन है तो वो, और दूसरा जगह से हुआ तो दूसरा जगह से भी उसको पता करे उसको। कोर्ट ने ये कब तक सर ये पेमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मेरे ख्याल से 2-3 दिन में इन्होंने आश्वासन दिया, 2-3 दिन में आप कर दे रहे हो ना, 2-3 दिन में रिफंड कर दे रहे हैं। इन नए नियमों के जरिए केंद्र सरकार विमानन सेक्टर को अधिक सुरक्षित, नियंत्रित और यात्रियों के लिए भरोसेमंद बनाना चाहती है, ताकि भविष्य में इंडिगो जैसी स्थिति दोबारा न हो। बुधवार को DGCA द्वारा समन जारी के निर्देश के बाद गुरुवार को इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स DGCA के सामने पेश भी हुए थे, जहां उन्होंने हाल ही में उड़ानों में हुई
डिसरप्शन से जुड़ा पूरा डेटा और अपडेट पेश किया। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब मतदाता अपने नाम जोड़ने और दस्तावेज सुधारने का एक और मौका पा सकेंगे। इस बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और सभी की नजर इस प्रक्रिया पर है कि अगले चुनाव कितने पारदर्शी होंगे। देखिए रिपोर्ट। आज हमें ये जो नया आदेश आया है भारत निर्वाचन आयोग का, इसमें 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। अब हमारा उत्तर प्रदेश में गणना चरण 26 दिसंबर तक चलेगा। यूपी में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा वोट की पवित्र प्रक्रिया और मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक और पारदर्शी बनाने की कोशिशें इन दिनों जोरों पर है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया प्रदेश भर में जारी है। अब तक इस प्रक्रिया की डेट 11 दिसंबर तक रखी गई थी, लेकिन गुरुवार को इस महत्वपूर्ण अभियान की समय सीमा 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, यानी जिनके दस्तावेज अधूरे या जिनका पता बदल गया है उन सभी के लिए यह एक और मौका है अपने मताधिकार को पक्का करने का। आज हमें ये जो नया आदेश आया है भारत निर्वाचन आयोग का, इसमें 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। अब हमारा उत्तर प्रदेश में गणना चरण 26 दिसंबर तक चलेगा, यानी 26 दिसंबर तक कोई भी मतदाता अपना गणना फॉर्म भर के दे सकता है बूथ लेवल ऑफिसर को। उसको हम डिजिटाइज करेंगे। वैसे तो हमारा काम लगभग पूरा हो गया आज 11 दिसंबर को, 100% के आसपास हमारा काम हो गया। 99.6% दोपहर का आंकड़ा है। अवधि हमें मिलेगी या मिल रही है 15 दिन की। इसमें एक तो हम जो हमारे 2,95,00,000 के लगभग मतदाता ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं आएगा, उनको मृतक के रूप में, शिफ्टेड के रूप में, डुप्लीकेट वोटर्स के रूप में चिन्हित किया गया, एब्सेंटी वोटर्स के रूप में चिन्हित किया गया, उनको दिखवा रहे हैं। अधिकारियों को लगाया गया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स के ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं उनको लगाया गया है कि इसको दिखवा लें, कोई व्यक्ति गलती से चिन्हित ना हो गया हो इस श्रेणी में और उसका एन्यूमरेशन फॉर्म भराया जाना है तो भरवा लें। ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में उनका नाम ना हो या कहीं भी नाम ना हो, और या उनका नाम है तो ऐसी जगह था जहां वो पहले कभी रहते थे, अब वो शिफ्ट कर गए, तो पुरानी जगह से तो उनको परमानेंटली शिफ्ट के रूप में चिन्हित कर लेंगे, तो वो लोग फॉर्म 6 भर सकते हैं नई जगह जहां वो जा रहे हैं। और युवा लोग जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरा कर रहे हैं वो भी अपना फॉर्म 6 भर सकते हैं। फर्जी नाम हटेंगे, असली मतदाता जुड़ेंगे और इसी बीच बयानबाजी का तूफान भी तेज होगा। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ अवैध वोटरों की छटनी भी की जा रही है तो दूसरी तरफ सियासत की लड़ाई की तैयारी भी की जा रही है। एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर लगभग पूरा होने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के वोट काटने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कि 11 साल की ये विलंब क्यों हुआ अभियान शुरू करने में? अगर इतने ही घुसपैठिए का सवाल है तो 11 साल तक क्या सरकार सो रही थी? जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो एसआईआर हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए आ रखा है। तो हाथी के नाथ खाने की ओर, दिखाने की ओर पूरा बिहार का इलेक्शन एसआईआर का विरोध करके हुआ और वहाँ की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। वो केवल गेहूं चावल पर या आयुष्मान कार्ड या किसान सम्मान निधि पर मोहर नहीं लगी है, बल्कि एसआईआर राष्ट्र हित में है, बिहार हित में, इस पर भी वोट डाल करके उन्होंने सिद्ध किया है। और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी एसआईआर पर चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो एलओपी गायब थे। इससे इस बात का प्रतीक होता है कि वो कितना गंभीर थे इस विषय को लेकर के। और अब रैली करना ये है कि इसको एक मुद्दा बनाना है और मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो विदेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाते हुए और उनको वोटर बनाना चाहते हैं। एक तरफ अवैध वोटरों की छटनी तेज है, फर्जी नाम हट रहे हैं, डुप्लीकेट पहचानें पकड़ी जा रही हैं, टीमें घर घर दस्तक दे रही हैं ताकि मतदाता सूची साफ हो, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में आरोपों की घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे सियासत की कड़ाही में आरोपों की चाशनी तैयार हो गई हो और हर पार्टी उससे अपने अपने रंग के बयानों के रसगुल्ले बनाकर जनता की थाली में परोसने में लगी हो। चुनाव आयोग ने गुरुवार को 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा बढ़ा दी।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। चुनावी प्रक्रिया के लिए ये 15 दिन यूपी की राजनीति के लिए सिर्फ कैलेंडर के पन्ने ही नहीं, ये वो समय है जिसमें ये तय होगा कि अगले चुनाव में मैदान कितना साफ होगा और मुकाबला कितना पारदर्शी होगा। फिलहाल एसआईआर पर तमाम सियासत के बीच यूपी में अवैध घुसपैठियों पर प्रशासन की कार्रवाई भी लगातार जारी है। जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो न्यूज 360 में अगली खबर बहराइच से है, जहां रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा और 9 अन्य को उम्र कैद की दी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने फैसले पर आभार जताया है। देखिए रिपोर्ट। 13 अक्टूबर 2024 बहराइच के इतिहास का वो काला दिन जिसने यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान लिखी थी हिंसा की वो पटकथा, जिसकी गूंज यूपी के कोने कोने में सुनी गई थी और जिसका दर्द उस पत्नी के बहते हुए आंसुओं में साफ झलक रहा था, जो अपने पति के खोने के गम में इंसाफ की गुहार लगा रही थी। दरअसल यूपी के बहराइच में हुए रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस हत्याकांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए मुख्य आरोपी को फांसी की सजा जबकि बाकी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यूपी के बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट में फैसला सुनाया। रामगोपाल को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा दी गई है, जबकि मॉब लिंचिंग करने वाले 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। एडीजे की कोर्ट ने 13 महीने में 28 दिन में फैसला दिया है। 2 दिन पहले 9 दिसंबर को अदालत ने कुल 13 अभियुक्तों में से 10 को दोषी करार दिया था, जबकि 3 आरोपी खुर्शीद, शकील और अफजल बरी हुए थे। सजा के बिंदु पर बहस हुई, उसमें जो है 9 लोगों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई और एक मुलजिम सरफराज और रिंकू को मृत्युदंड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। गोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद परिवार के लोगों ने इस हत्या को लेकर सजा की मांग की थी। इसके अलावा कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने ये फैसला सुनाया। अब एक नजर हिंसा के उस दिन पर भी डालते हैं जिस दिन ये घटना घटी थी। बहराइच के महाराजगंज बाजार क्षेत्र में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन जुलूस निकल रहा था, जिसमें दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। एक समुदाय ने डीजे बजाने का विरोध किया था, जिसके बाद बवाल बढ़ गया था। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा ने एक इमारत पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी, जिस पर विवाद हो गया और आरोपियों ने रामगोपाल की हत्या कर दी। इस घटना ने सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया और इलाके में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई। अब एक नजर बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के जुड़े उन आरोपियों के बारे में भी जानिए जिसने इन हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी सरफराज था, जिसे फांसी की सजा हुई है। इसके अलावा अब्दुल हमीद, मारूफ अली, जावेद, मोहम्मद सैफ, तालिब, फहीम, जीशान, शोएब खान, ननकऊ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने विवेचना के बाद 11 जनवरी 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 18 फरवरी को आरोपों पर विचार किया गया और मामले से जुड़े 12 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। इसके बाद 21 नवंबर को न्यायाधीश ने निर्णय सुरक्षित रखा और बीते 9 दिसंबर को 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। गोवा के बिर्च नाइट क्लब में हुई आग में मारे गए 25 लोगों के मामले में लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा पर आरोप है कि उन्होंने हादसे के बाद भागकर देश छोड़ दिया था। अब भारतीय एजेंसियां उन्हें जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी कर रही हैं ताकि उन्हें न्याय के सामने पेश किया जा सके। देखिए रिपोर्ट। गोवा के बिर्च नाइट क्लब में लगी वो भीषण आग जिसकी आंच में झुलसकर कई जिंदगियों ने दम तोड़ दिया था। जिस अग्निकांड ने गोवा से लेकर दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया था, जिस अग्निकांड की चर्चा खबरों में सुर्खियों में रही, उस अग्निकांड में एक निर्णायक मोड़ सामने आया है। खबर है कि क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को गुरुवार को थाईलैंड से हिरासत में लिया गया। गोवा के बिर्च नाइट क्लब में अग्निकांड के 5वें दिन लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार किया गया। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीरें भी जारी की है, जिसमें दोनों भाइयों के हाथों में हथकड़ी लगी है। जानकारी के अनुसार भारतीय अधिकारियों की एक टीम लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत कभी भी लेकर पहुंच सकती है। दरअसल 6 दिसंबर की रात गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। उस दौरान 25 लोगों की जान चली गई। लिहाजा जब क्लब मालिकों की पड़ताल शुरू हुई तब पता चला कि मौके का फायदा उठाकर लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग निकले, मगर जिस तत्परता से वो भागे हैं, ठीक उसी तत्परता से इन पर नकेल भी कसी जा चुकी है, क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियों ने इनको गिरफ्तार करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और सीबीआई के जरिए इंटरपोल से लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी की अपील की। इसके बाद इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉटन नोटिस जारी किया। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर की पुलिस को आपसी सहयोग और सूचनाओं से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में मदद करता है। भारत और थाईलैंड में साल 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर साइन किया था। लूथरा ब्रदर्स का मामला साल 2013 की संधि के मुख्य मानदंडों को पूरा कर रहा है, जिस संधि के तहत ही इन दोनों भाइयों पर शिकंजा कसा गया है। थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयान भी आने लगे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उसको भी सुनते हैं। ये तो मैंने परसों ही कहा था कि ये जो बड़ा इंसिडेंस गोवा में हुआ है, कम से कम उस वक्त वो मालिक होने के नाते उनको उनके रहने का फर्ज था। भागना, ये कहाँ भागेंगे कहाँ, तो कई हाँ इसको अरेस्ट कर दिया है और इसके ऊपर आगे से आगे कायदे के अनुसार। क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सबकी नजर अब इस बात पर है कि जितना जल्दी हो सके दोनों भाइयों को भारत लाया जा सके और न्यायालय के सामने पेश कर इनको सजा दिलाई जाए, जिससे मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय मिल सके। न्यूज़ 360 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। न्यूज़ 360 में अगली खबर देश के ऊर्जा क्षेत्र में होते बदलाव की है। दरअसल आज संसद के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक नजारा जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को नया आयाम देने के साथ साथ विकास की रफ्तार को बढ़ाएगा। देखिए उस अनोखे नजारे के पीछे विकास के लिए उठे कदम इस रिपोर्ट में। ये नीली चमचमाती कार जब गुरुवार को संसद पहुंची तो इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कार के साइड डोर पर बड़े बड़े शब्दों में पावर्ड बाय हाइड्रोजन लिखा हुआ था। ये नजारा और खास हो जाता है जब आपकी नजर कार चालक पर पड़ती है।
दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी गुरुवार को खुद हाइड्रोजन से चलने वाली कार चलाकर संसद पहुंचे। जैसे ही मंत्री की कार संसद भवन के पास रुकी, लोगों और कैमरों का ध्यान इस पर तुरंत आकर्षित हुआ। ये सिर्फ एक अनोखा नजारा नहीं था, बल्कि ये भारत का भविष्य है, भविष्य क्लीन एनर्जी का, जो जल्द भारत की सड़कों पर दौड़कर देश के विकास को रफ्तार देने का काम करेगा। जो मैं इस कार ड्राइव के आया हूँ, ये हाइड्रोजन कार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नेतृत्व में जो ग्रीन हाइड्रोजन का एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, साइट प्रोग्राम, ये सब करके जो 24,000 करोड़ उन्होंने PLI के द्वारा जो दिया है, वो PLI का द्वारा में जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके कारण आज देश में हाइड्रोजन का, ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन फ्यूल का एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू हुआ है। केंद्र सरकार के इस फैसले का मुख्य लक्ष्य फॉसिल फ्यूल को निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिसके लिए गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने जापान की टोयोटा कंपनी के साथ भारत में ग्रीन एनर्जी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम लिया। आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी और हमारे नाइस, हमारे डिपार्टमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आज MOU साइन किया है। ये टोयोटा ने जो डेवलप किया है मिराई, ये मिराई मीन्स जापानीज भाषा में फ्यूचर है। ये टोयोटा आप सब लोग जानते हैं, जापानीज कंपनी है। इन लोगों ने हाइड्रोजन आधारित फ्यूल के द्वारा व्हीकल चलाने के लिए ये नया गाड़ी विथ ऑल इम्प्रूवमेंट आज फिर से उन्होंने लॉन्च किया है। तो भारत के टेरेन में, भारत के अलग अलग वेदर में, ठंड में, धूप में, बारिश में, अलग अलग टेरेन में ये कैसे चलता है, ये सब स्टडी करने के लिए नाइस के साथ आज किर्लोस्कर मोटर इसको इवैल्यूएट करने के लिए, फर्दर रिसर्च करने के लिए एक आज MOU हुआ है और ये गाड़ी हमको वो हैंडओवर किया है। जिस हाइड्रोजन कार से प्रहलाद जोशी संसद पहुंचे, उससे जुड़ी कई खासियतों के बारे में भी उन्होंने बताया। सीइंग इन द फ्रंट आप देख सकते हैं, ये 0 एमिशन व्हीकल है। इसमें जो नॉइस आता है, शब्द, वो भी बिल्कुल 100% नील है। आपको पता भी नहीं चलता है गाड़ी बंद है या शुरू है। नॉट ओनली अबाउट द एमिशन, इट इज इवन एज फार एज नॉइस इज ऑल्सो नॉइस फ्री व्हीकल है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, दिस इज बीइंग डन नाउ। The zero emission vehicle is powered by hydrogen and emits only water. कोई धूप, ये क्या बोलता है, धुआं नहीं रहता है, तो only water, it emits only water vapor. The car uses fuel cell stack where the hydrogen reacts with the oxygen to generate the electricity on board, and it is ideal for the commercial and heavy duty application. भारत में 87% एनर्जी जो होती है वो इंपोर्ट होती है और उसकी कीमत है 22 लाख करोड़, और ये 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। क्या ये नहीं बचने चाहिए? और जब हमने इथेनॉल बनाया, जब मक्के से परमिशन दी, तो मक्के का भाव था 1200 रुपये क्विंटल मार्केट प्राइस थी और MSP 1800 रुपये क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल की बात आई तो वो 2600 से 2800 रुपये क्विंटल हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि यूपी और बिहार में 3 गुना मक्का लगा और आज मक्के के बाद किसानों को पैसा मिला। तो अगर ये 22 लाख करोड़ अगर बचेंगे तो ये किसके जेब में जाएंगे? ये देश के किसानों के जेब में जाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने समझौते की सराहना करते हुए समझाया कि कैसे देश के जो पैसे ऊर्जा क्षेत्र में खप रहे थे, अगर वो बचेंगे तो किसानों के काम आ सकेंगे। ये समझौता भारत की ऊर्जा आयात पर लगने वाले पैसों को बचाने में मददगार साबित होगा। इस फैसले से भारत के ग्रीन एनर्जी अभियान को बढ़ावा मिलेगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को भी खत्म करेगा।
ये कदम देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऊर्जा क्षेत्र को अलग आयाम देगा। तो न्यूज 360 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवन की